हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस चैप्टर चल रहा था अपना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है, किस टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने की थी। देन उसके बाद में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था सेकंड वाले लेक्चर में, और उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात की थी, और थर्ड लेक्चर में हमने बात की थी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज की। देन हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस की भी बात की थी, जो रिसेंट लेक्चर था अपना थर्ड लेक्चर, उसमें आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर। कि भाई जब हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात की थी रिसेंट लेक्चर में, लास्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर थर्ड में, कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। एक एक्सचेंज होता है एनवायरमेंट और नासा छिद्रों के बीच में, कि एनवायरमेंट में ऑक्सीजन लेते हैं और एनवायरमेंट को CO2 देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एलोलाई में एक्सचेंज होता है, कि एलोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, कि कैसे ऑक्सीजन कैपिलरीज में इंटर कर जाती है और कैपिलरीज में प्रेजेंट CO2 एलोलाई में आ जाती है। देन उसके बाद जो कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को हर एक टिश्यू तक दे देती है, तो टिश्यू लेवल पर भी वहां पर कैसे ऑक्सीजन उस टिश्यू में इंटर कर जाती है और टिश्यू में प्रेजेंट CO2 ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। ये बात हमने की थी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आज हम बात करने वाले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दोनों में अंतर है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसों का एक्सचेंज था। ट्रांसपोर्ट टर्मिनोलॉजी रेफर करती है गैसों को ले जाने के ऊपर, कि गैसें कैसे मूव कर रही है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, कि जो ब्लड में मिक्स हुई है गैसेस, वो कैसे टिश्यू तक जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है। जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हुई है, क्या वह ऑक्सीजन की फॉर्म में ही जा रही है, क्या वह किसी अन्य सबस्टेंस में चेंज होकर जा रही है, और अगर वह नहीं जा पा रही है तो किसके साथ बाइंड होकर जा रही है, उसे कौन ले जा रहा है, उसका वाहक कौन है। ठीक है, ये आज हम बात करने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, चलिए स्टार्ट करते हैं। Blood is the medium of transport for O2 and CO2. Blood is the medium of transport of O2 and CO2. ब्लड मीडियम होता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट का। जो ऑक्सीजन एल्यूलाई से लेकर हर एक टिश्यू तक दी जा रही है, उसके लिए ब्लड मीडियम है। और जो टिश्यू से CO2 एल्यूलाई तक लेकर आ रहे हैं, बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है कि टिश्यू से CO2 एल्यूलाई तक लेके आ रहा है, तो ये कौन लेके आ रहा है? ब्लड लेके आ रहा है। तो दोनों के लिए मीडियम कौन होएगा? ब्लड होएगा। अब अगर O2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेशन की, तो अबाउट 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन द ब्लड। भाई ब्लड के अंदर RBC प्रेजेंट है, ये बात आप सभी को पता है कि जो ब्लड में RBC प्रेजेंट है वह लगभग 97% ऑफ O2 का ट्रांसपोर्टेशन करती है। मतलब O2 का 97% या 97 भाग कौन ट्रांसपोर्ट करता है? RBC के द्वारा। तो O2 का 97% भाग RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट या रिमेनिंग जो 3% मात्रा है, वह O2 की मात्रा कैरी की जाती है डिसोल्व स्टेट में प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, द रिमेनिंग 3% ऑफ O2 इज कैरीड इन अ डिसोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर घुलनशील अवस्था में यह ट्रांसपोर्टेशन होता है 3% O2 का। तो प्लाज्मा और RBC क्या है? दोनों ब्लड की मात्रा है। ठीक है, ब्लड जो है, ब्लड किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा किससे मिलकर बना हुआ है? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ है। उसमें भी लगभग 55% प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। और इस 55% में भी लगभग 90% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, ठीक है, तो लगभग 97% O2 किसके द्वारा? RBC के द्वारा। तो 97% O2 RBC के द्वारा, और 3% O2 प्लाज्मा में घुलनशील होकर पहुंचती है टिश्यू तक। अगर बात करें CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की, तो नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। तो मान के चल सकते हैं कि लगभग 23% हम मान के चल सकते हैं। इसका औसत ले लेंगे हम, 23% मान के चलेंगे।
तो नियरली 23% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। आरबीसी के द्वारा CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कितना है? 23%, जबकि O2 का कितना था? 97%। ठीक है, तो बात कर रहे हैं हम CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की, जिसमें CO2 ट्रांसपोर्ट की जाती है आरबीसी के द्वारा लगभग 23%, वेर इज 70% ऑफ इज कैरिड बाय बाइकार्बोनेट। ठीक है, वेर इज 70% ऑफ इट इज कैरिड एज ए बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में भी यह CO2 कैरी की जाती है। कैसे की कैरी की जाती है? कैसे ले जाई जाती है? कैरी करने का मतलब क्या है? ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। तो लगभग 70% मात्रा CO2 की बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है और लगभग 23% CO2 की मात्रा आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है और शेष बची 7% CO2 प्लाज्मा में डिसोल्व फॉर्म में पहुंचती है टिश्यू तक। ठीक है, ये हम बात करेंगे, एक एक को हम ढंग से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देन हम लेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ठीक है, अपना जो पिगमेंट है रेड कलर्ड पिगमेंट, वह कौन है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin। O2 किसके साथ बाइंड होती है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है ऑक्सीजन और बना लेती है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजिनेशन कहलाता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजिनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं बोलना है, ऑक्सीजिनेशन बोलना है। ऑक्सीजिनेशन इसलिए बोलना है क्योंकि यहां पर वैलेंसी में चेंज नहीं आएगा, इनकी वैलेंसी में चेंज नहीं आएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, ओनली बाइंडिंग हुई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजिनेशन। ठीक है, तो यहां पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजिनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। तो O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule of O2। भाई हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। भाई आप एक बात यहां पर समझना कि हीमोग्लोबिन से क्या मतलब है। हीमोग्लोबिन क्या होता है वास्तव में? हीमोग्लोबिन होता है बीच में एक आयरन यूनिट। ठीक है, एक आयरन और इसकी 4 चेन होती हैं, जैसे अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन, ऐसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन प्लस एक हीम आयन। ठीक है, एक हीम आयन प्लस 4 ग्लोबिन चेन, 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन, ये कहलाता है हीमोग्लोबिन। तो हर एक चेन पर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के लिए बाइंडिंग साइट होती है। तो 4 चेन हो गई, तो कितने मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे? 4 मॉलिक्यूल, क्योंकि हर एक चेन पर ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एक बाइंडिंग साइट होती है। तो टोटल 4 बाइंडिंग साइट होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। ठीक है, तो आप रिएक्शन में देखेंगे तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस 4 एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म हुई और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीजिनेशन। ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजिनेशन हुआ। ठीक है, तो क्या बन गया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गया। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन ने कितने ऑक्सीजन को बाइंड किया? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड किया और क्या बना लिया? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन कहां होएगी? लंग्स में। भाई लंग्स की एलुलाई में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होएगा। तो जब एलुलाई से ऑक्सीजन निकलकर ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट आरबीसी के अंदर पहुंचेगी, तो आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजनेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा। कि भाई एलुलाई में प्रेजेंट ऑक्सीजन जब ब्लड कैपिलरी में पहुंचेगी तो यह रिएक्शन परफॉर्म होएगी। कौन सी? कि हीमोग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन का और ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा। अब यह ऑक्सीहीमोग्लोबिन
कहां ले जाया जाएगा, टिश्यू तक ले जाया जाएगा। और टिश्यू में पहुंचने के बाद, टिश्यू के पास पहुंचने के बाद दोबारा यह रिएक्शन रिवर्स मैनर में परफॉर्म होगी। रिवर्स, अभी तो यह आगे की डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। अब यह रिवर्स मैनर में परफॉर्म होगी और दोबारा से जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और क्या बना लेगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ठीक है। दोबारा से इसका वियोजन हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अब इजीली इस ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में पहुंच जाएगी, क्योंकि जो ये रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है यह कैपिलरीज और टिश्यू के पास परफॉर्म हो रही है। तो कैपिलरीज में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन होएगा तो ऑक्सीजन कैपिलरीज से निकलकर कहां पहुंच जाएगी, टिश्यू में पहुंच जाएगी, टिश्यू के पास पहुंच जाएगी और टिश्यू इस ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, ठीक है। चलिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड, प्राथमिक रूप से किससे संबंधित है यह ऑक्सीजन की बाइंडिंग, किससे संबंधित है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। भाई ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, ठीक है। तो ऑक्सीजन की जब मात्रा अधिक रहेगी, प्राइमरी फैक्टर कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होना चाहिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, ठीक है। तो प्राइमरीली बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक होना चाहिए, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने को बाधित कर सकते हैं। यह फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करेंगे। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक रहेगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अधिक रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अधिक रहेगा तो भी ऑक्सीजन की बाइंडिंग अधिक होएगी। अगर कम रहेगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होएगी। तो जो हाइड्रोजन आयन है अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, इसका मतलब पीएच कम रहेगी और कम पीएच होने की वजह से ऑक्सीजन, कम पीएच होने की वजह से अगर हाइड्रोजन आयन अधिक है, हाइड्रोजन आयन अधिक है तो कम पीएच की वजह से यहां पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा वो कम बनेगा या बन नहीं पाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन भी अगर ज्यादा रहेगा, H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी तो यहां पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि H आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से मतलब है पीएच अधिक होना, अम्लीय होना, और अम्लीय माध्यम में ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अदर फैक्टर कौन कौन से हो गए, CO2 हो गए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हो गया और टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर अधिक है तो यह बाइंड नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर लो होना चाहिए, CO2 लो होनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, तब ही बाइंडिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। किसकी, ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन वन कैन कैलकुलेटेड दैट 1 gram of hemoglobin can combine with 1.39 ml of oxygen। भाई मोलिकुलर वेट, जब हीमोग्लोबिन का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करने से पता चलता है हमें कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.39 ml ऑफ ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, 1.39 ml ऑफ ऑक्सीजन की मात्रा को कंबाइन करता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। देन इन 100 ml ऑफ ब्लड, in 100 ml of blood there is about 15 gram of hemoglobin, so that
100 ml ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्टेड अबाउट 20 ml ऑक्सीजन। भाई हमको एक कैलकुलेशन से पता चला है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है, इतनी 1.39 ml ऑक्सीजन को, ठीक है। और 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, 15 ग्राम HP, ठीक है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। तो इससे पता चलता है हमें कि 100 ml ब्लड के द्वारा कितनी ऑक्सीजन डिलीवर होगी, 20 ml ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, ठीक है, डिलीवर नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट होगी। डिलीवर का अलग रेशो होता है, अभी बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो हमें पता चला कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.39 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होएगी, 20 ml। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 100 ml ब्लड के द्वारा 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। भाई इजी सी बात है, 100 ml 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.39 ऑक्सीजन, 100 ml में कितनी प्रेजेंट है, 15 ग्राम प्रेजेंट है। तो 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होएगा, 20 ml। कितना, 20 ml। भाई आप इंटू कर सकते हैं, 15 ग्राम प्रेजेंट है ना, तो 15 इंटू 1.39, तो आपका अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, 20.1 के समथिंग। तो हम मान के चलते हैं 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक प्लेस ड्यूरिंग ऑन अराइवल इन टिश्यू, ठीक है। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन कहां पर होएगा, जब यह टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना कहां पर, जब ऑक्सीजन की एंट्री हुई एल्वुलाई से ब्लड कैपिलरीज में, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है टिश्यू लेवल तक। जब टिश्यू के पास पहुंचेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, और ऑक्सीजन का वियोजन हो जाएगा। मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग, ऑक्सीजन अलग। अब यह ऑक्सीजन कहां पहुंच जाएगी, टिश्यू के अंदर, ठीक है। दिस कोज फ्री ऑक्सीजन टू कम आउट ऑफ द ब्लड एंड इनटू द टिश्यू, और ब्लड से बाहर आ जाएगी फ्री ऑक्सीजन और टिश्यू के अंदर इंटर कर जाएगी, ठीक है। और टिश्यू उससे अपने मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज कर लेंगे। इंस्टेंट CO2 कम्स आउट ऑफ द टिश्यू। ठीक इसी समय टिश्यू में जो CO2 बनी थी, वह CO2 अब टिश्यू से बाहर आ जाएगी और ब्लड में मिक्स हो जाएगी, ठीक है। यह प्रोसेस रहता है ऑक्सीजन का, ठीक है। अब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है, इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। किसे कहते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में गैसेस का एक्सचेंज, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉज्ड बाय नॉर्मल डिफ्यूजन के द्वारा यह जनरेट होता है। इन अ सर्कुलेशन द ब्लड गिव्स 25% ऑफ इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यू। एक सर्कुलेशन के दौरान जब हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, तो 100 ml में कितने ऑक्सीजन गए, 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुई। अब एक ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लगभग 25% ऑक्सीजन देता है यह ब्लड अपने खुद में प्रेजेंट ऑक्सीजन की लगभग 25% मात्रा टिश्यू को देता है। इन अ सर्कुलेशन, एक सर्कुलेशन के दौरान द ब्लड गिव्स 25% ऑफ इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यू। मतलब एक सर्कुलेशन में कितनी मात्रा प्रेजेंट होती है, माना कि एक सर्कुलेशन की 100 ml ब्लड में, एक सर्कुलेशन के 100 ml ब्लड में कितनी मात्रा प्रेजेंट है ऑक्सीजन की, 20 ml। तो यह 25% ही देता है टिश्यू को। ब्लड अपने स्वयं की ऑक्सीजन को 25% ही देता है, तो कितनी परसेंट मात्रा देगा यह, ओनली 5 ml। भाई 20 ml का 25% कितना, 5 ml। तो 5 ml मात्रा दी जाएगी ऑक्सीजन की ब्लड को, सॉरी टिश्यू को, जो कि ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड में कितनी प्रेजेंट है, 20 ml प्रेजेंट है। टिश्यू को कितनी दी जा रही है, 25%, मतलब 5 ml। देयरफॉर
Therefore, each 100 ml of blood release about 5 ml of oxygen to the tissue. मतलब क्या, मतलब क्या बात यहां पर अपन को समझ में आ रही है कि each 100 ml of blood release about 5 ml of oxygen to the tissue. क्योंकि आपको पता है कि 100 ml ब्लड में कितनी मात्रा परसेंट है ऑक्सीजन की, 20 ml, और यह 5% ही देता है, तो कितनी परसेंट देगा, 5%, मतलब कितनी मात्रा देगा, 5 ml, 20 ml में से 5 ml, 25% ऑक्सीजन की मात्रा यह टिश्यू को देता है. द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ O2. जो CO2 की सोल्युबिलिटी है ना ब्लड के अंदर, वह O2 की तुलना में लगभग 20 से 25 गुना अधिक होती हैं. ठीक है. द अमाउंट, ये सारे रेशियो आप ध्यान रखना है, सारी मात्राएं आप ध्यान रखना है, नीट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन. ठीक है, कि वन टाइम में एक सर्कुलेशन में ब्लड उसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन की कितनी मात्रा टिश्यू को देता है, तो 25%, मतलब 5 ml. ठीक है, 20 ml में से 5 ml 25% देता है. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में. The amount of diffused CO2 per unit partial pressure difference from the diffusion membrane is much greater than the O2. ठीक है, चलिए समझते हैं इस बात को कि the amount of diffused CO2 per unit partial pressure difference from the diffusion membrane is much greater than the O2. भाई जहां पर डिफ्यूजन हो रहा है ना CO2 का, किससे, उस कैपिलरी से. भाई कैपिलरी से जो डिफ्यूजन एलुलाई में हो रहा है CO2 का, उस समय CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसलिए CO2 का डिफ्यूजन एलुलाई के अंदर हो जाता है, क्योंकि एलुलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है कैपिलरीज की तुलना में, तो कैपिलरीज से CO2 का डिफ्यूजन किधर हो जाएगा, एलुलाई की तरफ. ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ डिफ्यूज CO2 पर यूनिट पार्शियल प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन सी, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन सी, एलुलाई और ब्लड कैपिलरीज की मेम्ब्रेन, उसको बोल रहे हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. इज मच ग्रेटर देन दैट O2 की तुलना में, इसलिए CO2 ब्लड कैपिलरीज से निकलकर एलुलाई में चली जाती है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कैसे होता है, इसका कर्व देख रहे हैं. भाई आप कर्व देखिए और स्टेटमेंट पढ़िए. भाई फर्स्ट स्टेटमेंट, a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the partial pressure of oxygen. ठीक है, a sigmoid curve obtained, अपन को एक sigmoid curve प्राप्त होता है कब, जब percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the CO2. भाई हीमोग्लोबिन के साथ O2 का सेचुरेशन का, हीमोग्लोबिन और O2 के सेचुरेशन का ग्राफ जब हम किसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के अगेंस्ट. ठीक है, आप देखेंगे यहां पर कि नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ देखेंगे आप कि ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, और इधर देखेंगे आप कि इधर ऑक्सीजन की सेचुरेशन मात्रा दी गई है हीमोग्लोबिन के साथ में. ठीक है, तो ये ग्राफ दिया गया हमें, और ये एक सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है, सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है. ठीक है, अभी बात करेंगे कैसे प्राप्त होता है. ठीक है, this curve is called the oxygen dissociation curve. इस कर्व को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, and is highly useful in studying the effect of factor like partial pressure of CO2, H plus concentration etc on binding of O2 with hemoglobin. और इस कर्व से हमें पता चलता है, this curve is called the oxygen dissociation curve and is highly useful to study. कौन सी स्टडी करने में यूजफुल है, यह जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग में, उन फैक्टर की स्टडी करने में, कि भाई CO2 के पार्शियल प्रेशर, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कितनी होगी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा तो बाइंडिंग होएगी नहीं होएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाइंडिंग होएगी कि नहीं होएगी. ये चीजें हमें समझने में मदद करता है. कैसे कि हम बात करें कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बढ़ेगा तो यहां पर ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वह घट जाएगी. अगर यहां पर
टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी। अगर यहां पर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी। अभी हम इसको प्लॉट करेंगे एक चार्ट में, ठीक है। अपना स्टेटमेंट पूरा करते हैं। इन द एल्वेओलाई वेयर देयर इज द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेसर S प्लस कंसंट्रेशन, लोअर टेम्परेचर, द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये सभी फैक्टर ऑक्सीहीमोग्लोबिन के लिए फेवरेबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर? कि लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, लो टेम्परेचर, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर ये सभी लो हैं तो यहां पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ अधिक होएगी, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, आप ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन है ये। अब हम ग्राफ को समझते हैं। ग्राफ की हम इस साइड को लेफ्ट साइड बोलेंगे, इस साइड को हम राइट साइड बोलेंगे, ये आप ध्यान रखना। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब अगर आप देखेंगे कि इस साइड हमने प्लॉट किया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर प्लॉट किया है हमने कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, ठीक है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग प्लॉट की है, और इधर क्या प्लॉट किया है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। देखिए जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा यहां पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सीजन की बाइंडिंग बढ़ेगी और सेचुरेशन बढ़ता जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो आप देखेंगे आपको एक सिग्मोइड कर्व मिलेगा, सिग्मोइड कर्व मिलेगा। कौन सा कर्व मिलेगा? सिग्मोइड कर्व, ठीक है। इस कर्व की लेफ्ट साइड कौन सी हो गई? इस कर्व की लेफ्ट साइड कौन सी हो गई? ये वाली, ठीक है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड हो गई। अब अगर आप देखेंगे कि यहां पर ये एक 50% वाला निशान यहां पर मार्क किया हुआ है, 50%, इसका मतलब है कि यहां पर हीमोग्लोबिन का 50% सेचुरेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। भाई आपको पता है कि एक हीमोग्लोबिन है, यह एक हीमोग्लोबिन है, इसकी 4 बाइंडिंग साइट है, मतलब ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा या सेचुरेशन करेगा उनका, ठीक है। तो जैसे ही ग्राफ बढ़ेगा तो लगभग यहां पर 25% के समथिंग, 25% के समथिंग फर्स्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है। 25% के समथिंग यहां पर फर्स्ट ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब 25% का सेचुरेशन का मतलब है जैसे एक ऑक्सीजन जुड़ा तो कितना परसेंट सेचुरेशन हो जाएगा? 25% सेचुरेशन, ठीक है। अगर 2 ऑक्सीजन जुड़े तो कितना सेचुरेशन हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन के जुड़ने से 50% सेचुरेशन। और अगर 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, 3 ऑक्सीजन जुड़ गए तो तीनों ऑक्सीजन के जुड़ने से कितना सेचुरेशन हो जाएगा? 75%। और अगर चारों ऑक्सीजन जुड़ गए, हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो कितना सेचुरेशन हो जाएगा? कितना सेचुरेशन हो जाएगा? 100% सेचुरेशन, ठीक है। 4 ऑक्सीजन जुड़ती है, आपको पता है 4 ऑक्सीजन जुड़ती है, एक ऑक्सीजन के जुड़ने से कितना सेचुरेशन हो जाएगा? 25%। 2 ऑक्सीजन के जुड़ने से 50%। तो यहां पर जो मार्क किया है ना, ये एक मेडिकल डायग्नोसिस में यूज किया जाता है। 50% सेचुरेशन को मार्क किया हुआ है यहां पर, इस जगह, इस निशान पर, इस जगह, इस ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कितना परसेंट सेचुरेशन हो जाएगा? 50%। कहने का अर्थ है यहां पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएंगे, और जैसे ही जब यहां पर फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ता है तो सेचुरेशन की दर बढ़ जाती है, सेचुरेशन की दर बढ़ जाती है। इसलिए हमको सिग्मोइड कर्व मिलता है कि जैसे ये कर्व शुरुआत में ऐसा था, लगभग यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ 20 के समय, पार्शियल प्रेशर ऑफ 20, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 20 के अप्रोक्स रहेगा तब यहां पर ऑक्सीजन का फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा हीमोग्लोबिन के। देन उसके बाद तुरंत यहां पर बहुत जल्दी ही सेकंड मॉलिक्यूल जुड़ेगा। फर्स्ट मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल का अगर समय देखेंगे तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का जुड़ने का समय अधिक रहेगा कंपैरिजन में सेकंड मॉलिक्यूल का जुड़ने का, क्योंकि यहां पर जैसे ही फर्स्ट मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से एफिनिटी बढ़ जाएगी, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के जुड़ने के बाद सेकंड मॉलिक्यूल और जल्दी जुड़ेगा, थर्ड मॉलिक्यूल और जल्दी जुड़ेगा, और फोर्थ मॉलिक्यूल और जल्दी जुड़ेगा, और यहां पर 100% इस जगह 100% सेचुरेशन हो जाएगा ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, ठीक है। मतलब कंप्लीटली यहां पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के चारों मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, इसलिए हमको यह सिग्मोइड कर्व मिलता है, ठीक है। एक और बात समझेंगे, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड
अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कर्व लेफ्ट हैंड साइड मूव कर गया, इसका मतलब है कि यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ेगा। कर्व के लेफ्ट हैंड साइड मूव करने से मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन का बढ़ना, और कर्व के राइट हैंड साइड पर मूव करने की वजह से एक डॉट डॉट से बनाते हैं कि एक कर्व हमको ऐसा मिला। यहां से पेन चेंज करता हूं मैं, ये मैंने पेन चेंज किया, मैं यहां पर ब्लू कलर का ले रहा हूं। अब आपको बताता हूं यहां पर कि हमको कर्व कैसा मिलेगा। देखिए एक कर्व हमको ये मिल गया, डॉट 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 मैंने बनाया, ठीक है, और एक कर्व ये मिल गया इस साइड, ठीक है। अगर हमको इधर कर्व मूव कर रहा, ठीक है, एग्जाम में पूछा कि कर्व इस तरह मूव कर गया, इसका मतलब क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन बढ़ा। और अगर कर्व इधर मूव किया राइट हैंड साइड पर, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन घटा। ये जवाब देने हैं हमको, क्यों बढ़ा क्यों घटा। भाई हमको पता है यहां पर कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन को। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के सेचुरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, टेम्परेचर। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर मैं लिख देता हूं, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर ये तीनों चीजें इंक्रीज हुई तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जुड़ने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जुड़ने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ी, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो आप लिखेंगे कि यहां पर डिसोसिएशन हो जाएगा, मतलब यहां पर बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन डिक्रीज, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा यहां पर डिक्रीज हो जाएगी, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर H प्लस आयन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर बढ़े तो। और अगर इनको रिवर्स कर देते हैं कि H प्लस आयन कम, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम और टेम्परेचर कम, टेम्परेचर लो, तो इस कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 अधिक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन बढ़ेगा, सेचुरेशन बढ़ेगा, अधिक बाइंड होएगा। तो ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। भाई कॉमन सी बात है, अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या वो ऑक्सीजन से को जुड़ने देगी क्या, क्योंकि CO2 की बाइंडिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। आप एक बात मान के चलिए कि जो CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग क्षमता है ना, जो CO2 की बाइंडिंग क्षमता है हीमोग्लोबिन से जुड़ने की, वह ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। अगर CO2 की पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया ऑक्सीजन की तुलना में, तो क्या वह ऑक्सीजन को जुड़ने देगा क्या, नहीं। इसलिए हमको एक बात समझ में आती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर इंक्रीज हुआ तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि CO2 खुद जुड़ेगी उससे, वह ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा तो यह एक फेवरेबल कंडीशन नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने से भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बनने से मतलब है कि पीएच का डिक्रीज होना, पीएच डिक्रीज होने से मतलब है अम्लीयता बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी, तो यहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। ये सब इसको बाधित करेंगे। ठीक, अगर इसका विपरीत बोलेंगे कि H प्लस आयन की सांद्रता कम हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अधिक बनेगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अधिक बनेगा। तो एग्जाम में इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप ये बात क्लियर कर लेना यहां पर कि H प्लस आयन की सांद्रता कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, टेम्परेचर कम, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन अधिक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। और अगर ये बढ़ गए, CO2 बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, H प्लस आयन बढ़ गया, तो पार्शियल ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है यह नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। H प्लस आयन के बढ़ना और घटने से ही आप यहां पर पीएच को बता सकते हैं कि एक बात आप मान के चलिए कि जो पीएच है, अगर H प्लस आयन की मात्रा घटी, इसका मतलब है OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ी, तो इसका मतलब है H प्लस आयन की अगर सांद्रता घटी, H प्लस आयन की अगर सांद्रता घटी, इसका मतलब है
यहां पर एल्केलिटी बढ़ेगी, एल्कालिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब है पीएच इंक्रीज होएगी, ठीक है। इसका मतलब है क्षारीयता, एल्कालिटी इंक्रीज होएगी, ठीक है। और इसका मतलब है कि यहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इजीली जुड़ पाएंगे पीएच बढ़ने पर। पीएच बढ़ने पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इजीली जुड़ पाएंगे। पीएच बढ़ने से मतलब है H प्लस आयन की सांद्रता कम होना, ठीक है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अच्छे से बनेगा। और अगर पीएच कम हुई, पीएच कम होने से मतलब है H प्लस आयन की मात्रा बढ़ना, और H प्लस आयन की मात्रा बढ़ने से मतलब है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी घट जाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन नहीं होएगा, ठीक है। एम आई क्लियर, ठीक है। आपका कोई डाउट नहीं बनना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पर चल रहा अपना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, लास्ट स्टेटमेंट देखिए आप, ये वाला कि इन द एल्वोलाई, ये वाला देखिए, ये वाला स्टेटमेंट देखिए आप, ये वाला, ठीक है। इन द एल्वोलाई वेयर देयर इज अ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, लेसर H प्लस कंसंट्रेशन आयन, लोअर टेम्परेचर, ये सब फैक्टर फेवरेबल है ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बनने के लिए। कहां पर? एल्वोलाई में। ये बात ध्यान रखना, ये कहां पर है? एल्वोलाई में। एल्वोलाई में बात कर रहे हैं हम, ये कंडीशन। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो PO2 partial pressure of oxygen low, high partial pressure of CO2, high H plus concentration and higher temperature exists, the condition are favorable for dissociation of oxygen from the hemoglobin। भाई एल्वोलाई में क्या था? आप यहां पर एक बात ध्यान रखिए, एल्वोलाई, एल्वोलाई में क्या था? एल्वोलाई में क्या था? H प्लस आयन कम, CO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, और टेम्परेचर कम। तो ये सब कम थे, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जुड़ने के लिए फेवरेबल थे। इसलिए एल्वोलाई में जैसे ऑक्सीजन निकलेगी तो वह हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी। अब यह टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर दी गई है, जो ब्लड में ऑक्सीजन मिश्रित हुई है, अब यह टिश्यू तक पहुंचा दी जाएगी। तो टिश्यू लेवल पर क्या घटनाएं होगी? टिश्यू लेवल पर क्या है कि H प्लस जो आयन है इसकी कंसंट्रेशन अधिक है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि टिश्यू में मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप CO2 बनती है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 टिश्यू लेवल पर अधिक होता है, ठीक है। और टेम्परेचर यहां पर अधिक होता है, ठीक है। ये सभी कंडीशन अधिक है। पढ़ लीजिए आप फर्स्ट स्टेटमेंट में, वेयर इज इन द टिश्यू वेयर लो CO2, लो ऑक्सीजन। लो क्यों रहेगी? क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया है, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो रहेगा। हाई CO2, ठीक है। हाई CO2 क्या रहेगा? हाई CO2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और टेम्परेचर हायर। तो क्या होएगा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, वह अब Hb प्लस ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मुक्त हो जाएगी तो कहां इंटर कर जाएगी? टिश्यू में, क्योंकि ये प्रोसेस कहां हो रहा है? टिश्यू के यहां, टिश्यू में इंटर कर जाएगी। और जो हीमोग्लोबिन यहां पर फ्री हुआ है, अब इससे कौन बाइंड हो जाएगा? CO2 जो कि टिश्यू में बनी है मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप, इसलिए CO2 इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और एल्वोलाई तक आ जाएगी। और एल्वोलाई में कौन सी कंडीशन मिलेगी? ये वाली कंडीशन एल्वोलाई में मिलेगी। तो CO2 हीमोग्लोबिन से मुक्त हो जाएगी और एल्वोलाई में आ जाएगी, और एल्वोलाई से O2 ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी। और इन कंडीशन की वजह से यह कंडीशन O2 के लिए फेवरेबल है और वापस से ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, आई होप। अगर कोई डाउट बनता है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट बनता है आपका तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चलिए, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग। ये दोनों स्टेटमेंट अपन को क्लियर करते हैं। एक स्टेटमेंट तो ये जो नजर आ रहा है आपको, और एक पिछली स्लाइड वाला, ये दोनों स्टेटमेंट क्लियर करते हैं। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग। लंग्स के यहां पर O2 इजीली बाउंड हो जाती है क्योंकि फेवरेबल कंडीशन होती है एल्वोलाई में। और एंड गेट्स डिसोसिएशन एट द टिश्यू, और टिश्यू की तरफ डिसोसिएशन हो जाता है ऑक्सीजन का।
क्योंकि वहां पर टिश्यू लेवल पर ये वाली कंडीशन होती, सेकंड वाली, ठीक है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, each every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2, 5 ml of O2 the tissue under normal physiological condition, normal physiological condition। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा थक चुके हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, उस समय पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 75% ऑफ इट्स ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू, ठीक है। उस समय यह इसकी ऑक्सीजन मात्रा कितनी देगा टिश्यू को, 75%, मतलब लगभग 15 ml टिश्यू को देगा। कब? जब हम ज्यादा फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रहेंगे, दौड़ लगा रहे हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस समय। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के समय ओनली 25%, 5 ml। हाई फिजियोलॉजिकल कंडीशन के समय, एक्सरसाइज के समय 75%, मतलब 15 ml, 15 ml, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 ऑक्सीजन की बात की थी अभी तक हमने, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट की बात की ना, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 25 से लगभग 20 से 25%, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, CO2 के पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड रहती है यह बाइंडिंग, ठीक है। तो CO2 की कितनी मात्रा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है, लगभग 20 से 25%, मतलब हम मान सकते हैं 23% एवरेज। PO2 is a major factor which could affect this binding। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, भाई दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2 की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। CO2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को कौन अफेक्ट करता है? O2 का पार्शियल प्रेशर, और O2 और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कौन अफेक्ट करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। When partial pressure of CO2 is high and partial pressure of CO2 is low, partial pressure of CO2 carbon dioxide is high और partial pressure of oxygen is low in tissue, more binding of carbon dioxide occur। भाई टिश्यू के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर अधिक है, तो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा ना, यह हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, ठीक है। और कार्ब हीमोग्लोबिन बनाएगा, जुड़कर क्या बनाएगा? कार्ब हीमोग्लोबिन, और वहां से यह एलोलाई में आएगा और एलोलाई में इसको डिसोसिएशन कर दिया जाएगा, ठीक है। यही तो बात आती है अपनी। चलिए, वेयर इज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो एंड पार्शियल प्रेशर इज हाई एज इन एलोलाई। एलोलाई की बात कर रहे हैं अब कि एलोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अभी चार्ट की फॉर्म में समझेंगे, इस पूरी कहानी को चार्ट की फॉर्म में समझेंगे, वहां आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी हम थ्योरी को कवर कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी भी जरूरी है, क्योंकि 11th में अगर बोर्ड एग्जाम में हम पेपर करते हैं तो वहां वन को थ्योरी ही लिखनी है, तो थ्योरी भी करना जरूरी है, ठीक है। वेयर इज व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई इन द एलोलाई, एलोलाई के अंदर, तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। वहां पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी हीमोग्लोबिन से और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, ठीक है। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। जो CO2 टिश्यू से बाइंड करके हम लाए थे, अब वह एलोलाई में लाकर हम डिसोसिएशन कर देंगे, डिलीवर कर देंगे, ठीक है। RBC, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप। RBCs contain a very high concentration of the enzyme carbonic anhydrase and minute quantity of the same is present in the plasma too, ठीक है।
आरबीसी के अंदर एक वेरी हाई कंसंट्रेशन में एंजाइम प्रेजेंट होता है, कौन सा, कार्बनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेज, और लो क्वांटिटी में प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। जो ब्लड है वह आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। 55% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में। अभी ब्लड वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नेक्स्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर हम ब्लड को विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि आरबीसी के अंदर हाई कंसंट्रेशन में कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा में भी प्रेजेंट है कम क्वांटिटी में, ठीक है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट फॉलोइंग रिएक्शन बोथ डायरेक्शन, दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। आप ये समझिए कि यहां टिश्यू लेवल पर चल रहे हैं अपन, ठीक है। किस लेवल पर, टिश्यू लेवल पर। भाई ये टिश्यू लेवल है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या बनी, CO2 और H2, ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम आया और इसने इसको H2CO3 में बदल दिया। देन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ने वापस इसको HCO3H+ आयन में बदल दिया, ठीक है। इसी फॉर्म में HCO3-, ठीक है, HCO3- कंडीशन में इसको ले जाया जाएगा कहां तक, एल्यूलाइट तक। ये क्या है, ये एनहाइड्रेज है, ठीक है। क्या है ये, कार्बनिक हाइड्रेज है, ठीक है। चलिए, तो किस अवस्था में ले जाया जाएगा इसको, भाई अपना जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना, फर्स्ट स्लाइड पे हमने क्या देखा था, फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखा था कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस किस फॉर्म में हो रहा है, एक तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है, और एक आरबीसी ले जा रही है, और एक प्लाज्मा में घुलनशील होकर, ठीक है। तो ये तीनों बातें हम करेंगे यहां पर, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो एक तो आरबीसी ले जाएगी, आरबीसी के द्वारा, प्लाज्मा में घुलनशील, और एक बाइकार्बोनेट के रूप में, तीनों रूप में। एक तो आरबीसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से आरबीसी के द्वारा कैरी करके ले जाया जाता है, एक प्लाज्मा के द्वारा ले जाया जाता है, और एक बाइकार्बोनेट के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। तीनों कंडीशन पढ़ेंगे हम। तो आरबीसी के द्वारा ले जाया जाएगा किस फॉर्म में, आरबीसी के द्वारा किस फॉर्म में, जो आरबीसी में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर, एक प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में, ठीक है, और एक बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट कैसे बना, CO2 H2O के साथ क्रिया की, H2CO3 बनाया, और फिर बाइकार्बोनेट बना लिया, HCO3- बाइकार्बोनेट बना लिया। कौन सा एंजाइम उपयोग में आया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि पहले से ही आरबीसी के अंदर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर parietal pressure of partial pressure at the tissue site where partial pressure of CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड is high due to catabolism, CO2 diffuses into blood, ब्लड में डिफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि टिश्यू में कैटाबोलिज्म रिएक्शन के कारण, कैटाबोलिक रिएक्शन के कारण CO2 बनी है टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अधिक रहेगा, ठीक है। तो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगी, तो ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, और ब्लड में कहां, जैसे आरबीसी में और प्लाज्मा में, ठीक है। एंड फॉर्म क्या बना लेगी, बाइकार्बोनेट, HCO3- बाइकार्बोनेट एंड H+, ठीक है, ये बना लेगी। चलिए, एट द एल्वेलर साइट partial pressure of CO2 is low, the reaction proceed in opposite direction leading to the formation of CO2 and H2O। भाई जो रिएक्शन है अपनी एनसीईआरटी की, जो टिश्यू लेवल पर क्या हो जाएगी है, ऐसे विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। भाई टिश्यू लेवल पर तो यह सीधी डायरेक्शन में चली, और एल्वेोलाई लेवल पर यह विपरीत डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। इसको मिटा के दोबारा से बताता हूं मैं। चलिए, चलिए ठीक है, कवर करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। भाई ये टिश्यू लेवल था, ठीक है। टिश्यू लेवल पर तो ये रिएक्शन कैसे चलेगी, ऐसे, और क्या बनाएगी, बाइकार्बोनेट, HCO3। अब यह ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचेगा, एल्यूलाई में, और एल्यूलाई में ये रिएक्शन कैसे चलेगी, एल्यूलाई में ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, विपरीत डायरेक्शन में चलेगी, प्रतिप दिशा में चलेगी, ठीक है। और टिश्यू में अग्रिम दिशा में, अग्र दिशा में, आगे की तरफ, ठीक है, और बाइकार्बोनेट बनाएगी। और एल्यूलाई लेवल पर यह रिएक्शन वापस विपरीत दिशा में चलेगी, और क्या बना लेगी, CO2, क्या बना लेगी, CO2,
और यह CO2 एल्वुलाई में डिफ्यूज कर दी जाएगी और एल्वुलाई से बाहर निकाल देंगे अपन। ठीक है, तो एट द एल्वुलर साइड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो रहेगा, इस वजह से रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 अगेन। ठीक है, थस CO2 ट्रेप्ड एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल। अतः अपन को क्या समझ में आता है कि CO2 को हमने ट्रेप्ड किया टिश्यू लेवल पर तो बाइकार्बोनेट के रूप में, और उसको ट्रांसपोर्ट किया हमने एल्वुलाई तक और एल्वुलाई में रिलीज कर दिया CO2 की फॉर्म में। ठीक है, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ CO2 टू द एल्वुलाई। हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लगभग 4 ml CO2 को डिलीवर करता है एल्वुलाई तक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अपन समझेंगे इसको। चार्ट को हम समझ रहे हैं, ये कौन सा चार्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है, इसको हम फ्लो चार्ट से समझ रहे हैं ताकि आपको इजी रहे। देखिए देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये टिश्यू है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनती है, टिश्यू में, मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप जो ऑक्सीजन गई थी वो ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनाती है। ठीक है, तो CO2 कहां बनती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, भाई ये टिश्यू है या मान सकते हैं सेल है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन या टिश्यू रेस्पिरेशन के दौरान CO2 बनी, अब यह CO2 ब्लड में आ गई। ठीक है, CO2 को ब्लड में डाल दिया, ये क्या है, ब्लड है ये पूरा। ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है बैकग्राउंड ब्लू कलर का, ये पूरा क्या है, ब्लड मान के चलिए आप, क्या है, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड में क्या क्या घटनाएं होती हैं आप देखेंगे कि देखिए CO2 की लगभग 7% मात्रा प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, CO2 की लगभग 7% मात्रा प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, 7% मात्रा किस फॉर्म में जा रही है, यह डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, डिजोल्व हो गई। अब आप देखेंगे कि यहां पर CO2 आया। ठीक है, CO2 की 7% मात्रा तो इधर चली गई, डिजोल्व हो गई। CO2 की 7% मात्रा प्लाज्मा में डिजोल्व हो चुकी है। ठीक है, 7%। अब आप देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन CO2 प्लस हीमोग्लोबिन क्या बना लिया, कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या बना लेंगे यहां पर, ये कार्ब हीमोग्लोबिन। ठीक है, कार्ब हीमोग्लोबिन बना लेगा। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल, ये पूरी क्या है, एक रेड ब्लड सेल है, ये पूरी क्या है, रेड ब्लड सेल है। उसके अंदर लगभग 23% तो कार्ब हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर की जाएगी, 7% ऊपर डिजोल्व फॉर्म में नजर आ रही है आपको। अब कितनी बची, 70%। अब 70% कैसे बनेगी, 70% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होएगा आप देखेंगे यहां पर कि देखिए सेकंड रिएक्शन देखिए, CO2 प्लस H2O। Ca कौन है, कार्बनिक एनहाइड्रेट जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है, हाई कंसंट्रेशन। इसने क्या बना लिया, H2CO3। ठीक है, अब H2CO3 फिर वियोजित होकर क्या बनाएगा, H प्लस और HCO3, H प्लस और HCO3 माइनस। ठीक है, अब यह बाइकार्बोनेट की फॉर्म में निकल गया बाहर। आरबीसी की मेम्ब्रेन, आरबीसी की मेम्ब्रेन जो नेगेटिव आयन होते हैं, माइनस आयन होते हैं, उनके लिए परमिएबल होती हैं। इसलिए यहां पर नेगेटिव आयन, एक नेगेटिव आयन बाहर निकल गया HCO3, और यहां पर सेचुरेशन लाने के लिए, साम्य अवस्था लाने के लिए आरबीसी के अंदर एक Cl माइनस इंटर कर जाता है। ठीक है, Cl माइनस इंटर कर जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं अपन HCO3 इन प्लाज्मा कितना परसेंट, 70%। ठीक है, 7% यहां पर है। ठीक है, और 23% यहां पर है रेड ब्लड सेल में, आरबीसी इसी से जुड़ गया। तो 23% किससे जुड़ा, आरबीसी से, नजर आ रहा है फर्स्ट रिएक्शन में। ये देखिए फर्स्ट रिएक्शन में, इनको दोबारा से मिटाता हूं मैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। चलिए ये मैंने सारा कचरा मिटा दिया यहां से समझा के। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं इन सभी चीजों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपन, आपको बात समझ में आई गई होगी।
कि 3 फॉर्म में जा रही है CO2, ठीक है। कितनी फॉर्म में? 3 फॉर्म में। एक फॉर्म तो ये रही, कितने परसेंट जा रही है डिजोल्व फॉर्म में? 7%, ठीक है। तो डिजोल्व फॉर्म में कितने परसेंट गई? डिजोल्व इन प्लाज्मा कितना परसेंट? 7%, ठीक है। चली गई। एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई CO2 प्लस Hb, ठीक है। कार्ब हीमोग्लोबिन के रूप में कितनी परसेंट? 23%। ये पूरी क्या है? ये पूरी आरबीसी है, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से जुड़ गई कितने परसेंट? 23%, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। 7% किसके रूप में? डिसोल्व फॉर्म में, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड, CO2 और H2O कार्बनिक एनहाइड्रेट, और क्या बना लिया फाइनली? बाइकार्बोनेट, जो आरबीसी से बाहर निकल गया, प्लाज्मा में आ गया, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में कितनी? कार्बोनेट के रूप में कितनी? 70%। तो हो गई ना 23% प्लस 7 प्लस 70, 100% हो गई ना। तो 100% CO2 तीन कंडीशन में जाती है। एक तो डिसोल्व प्लाज्मा के रूप में, प्लाज्मा में डिसोल्व होके 7%, 23% हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, ये सब घटनाएं कहां हुई? टिश्यू लेवल पर, टिश्यू के पास में हुई ये घटनाएं। अब ये ट्रांसपोर्ट की जा रही है लंग्स में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, लंग्स में आ गई अब एल्वियोलाई के पास, ये आरबीसी दिखाई गई है दोबारा। अब ये सारी रिएक्शन, ये जो यहां पर रिएक्शन हुई थी, ये अब ये विपरीत क्रम में चलेगी, ठीक है। वापिस से CO2 मुक्त करेंगे, ठीक है। तो अब आरबीसी कहां पहुंच चुकी है? एल्वियोलाई के पास। ये देखिए, ये एल्वियोलाई इधर कोने में, ये एल्वियोलाई है, ठीक है। अब देखेंगे आप कि जो डिसोल्व CO2 थी कितनी परसेंट? डिसोल्व CO2 7%, ठीक है। ये चली जाएगी इधर एल्वियोलाई में। दूसरी जो हीमोग्लोबिन था, कार्ब हीमोग्लोबिन, इसका भी वियोजन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन मुक्त हो जाएगा और CO2 मुक्त हो जाएगी। कितनी परसेंट? 23%, ठीक है। 23%, यह भी एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो 7 और 23 कितनी परसेंट चलेगी? 30% तो चली गई ना। अब बची 70% जो बाइकार्बोनेट के रूप में थे। अब ये बाइकार्बोनेट की रिएक्शन विपरीत दिशा में चलेगी और दोबारा से क्या बना लेगी? वाटर मॉलिक्यूल और CO2, H2O और CO2 दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगी। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड भी 70% कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्वियोलाई में चली जाएगी। तो टोटल 30% प्लस 7% प्लस 70%, टोटल 100% इसके अंदर चली जाएगी। आपके स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं दोबारा से इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से देखिए यहां पर, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान से देखिए, चलिए इस चीज को आप ध्यान से देखिए। चलिए, डिसोल्व फॉर्म में कितनी? 7%। हीमोग्लोबिन के द्वारा कितनी? कार्ब हीमोग्लोबिन के द्वारा कितनी? 23%, ठीक है। आरबीसी के द्वारा ऐसे बोल सकते हैं। और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, ये बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन है, इसकी फॉर्म में CO2 कितनी मात्रा? 70% मात्रा। तो ये टोटल कितनी हो गई? 100% मात्रा CO2 किसमें ट्रांसफर कर दी गई है? एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से बाहर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्लियर, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर। चलिए अब देख रहे हैं हम चैप्टर की फिनिशिंग करते हैं। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। human being have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body। जैसा कि बॉडी की डिमांड को सूट कर जाए वैसा हम मेंटेन रखते हैं अपना रेस्पिरेटरी रिदम, अपनी ब्रीथ हम मेंटेन करते हैं। भाई हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं नॉर्मल समय के टाइम, जब जनरली हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम ब्रीथ इंक्रीज कर लेंगे, अपनी ब्रीथ रेट बढ़ जाएगी, जो ब्रीथ रेट है अपनी वह बढ़ जाएगी। तो अपनी डिमांड के अनुसार हम अपन खुद को मॉडरेट कर लेते हैं, अपनी रिदम को सेट कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। और ये किसके द्वारा डन होता है? न्यूरल सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन।
और जो ये रेगुलेशन है ना, जो रिदम मेंटेन किया हुआ है रेस्पिरेशन का, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है? जो मेडुला में प्रेजेंट है, कौन सा सेंटर? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है। एक और सेंटर प्रेजेंट है, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट है? पोन्स में। कौन सा? न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहां? मेडुला में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोनों बातें। तो अनदर सेंटर प्रेजेंट in the pons region of the brain called pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center। ठीक है, दो सेंटर के द्वारा यह रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन किया जा रहा है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे ही न्यूरल सिग्नल मिलेंगे इस न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के द्वारा, तो अपनी ब्रीथ, अपना जो इंस्पिरेशन है वह रिड्यूस हो जाएगा। अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट, और यह रेस्पिरेटरी रेट में बदलाव ला देगा। भाई जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर से सिग्नल मिलेगा ना, वह इंस्पिरेशन रेट में कमी ला देगा, तो बात जाहिर सी बात है कि रेस्पिरेटरी रेट में भी बदलाव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है चेंजेस। ए कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है, एक कीमोसेंसिटिव एरिया पाया जाता है कहां पर? रिदम सेंटर के पास में। और वह किसके लिए सेंसिटिव होता है? CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए। जब CO2 और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव होएगा तो इनकी मात्रा को आइडेंटिफाई कर कर हम ब्रीथ को इंक्रीज व डिक्रीज कर सकते हैं, तो ऐसे मॉडरेट होता है यह। इंक्रीज इन दिस सबस्टेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। Increase in this substance can activate the center, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which this substance can be eliminated। भाई जब भी इन सबस्टेंस में इंक्रीजमेंट देखा जाएगा, CO2 अगर बढ़ गई और H+ आयन भी बढ़ गए बॉडी में, तो जो रिदम सेंटर है वह इनको आइडेंटिफाई कर लेगा कि इनकी मात्रा इंक्रीज हो गई है, तो वह एडजस्टमेंट बिठाएगा रेस्पिरेटरी प्रोसेस को इंक्रीज करके, रेस्पिरेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करके, और इनको एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, CO2 और H+ आयन की मात्रा को। ठीक है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, यह दोनों हार्ट से निकलती हैं। एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी दोनों हार्ट से निकलती हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो आ रहा है, अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं, वह हम सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम पढ़ेंगे एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी पर भी रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन and send necessary signal to the rhythm center for remedial action। तुरंत एक्शन, उपचारिक एक्शन के लिए यहां से सिग्नल भेजे जाते हैं कैरोटिड आर्टरी और एरोटिक आर्क पर प्रेजेंट रिसेप्टर के द्वारा। कहां पर सिग्नल भेजे जाते हैं? रिदम सेंटर पर सिग्नल भेजे जाते हैं कि भाई CO2 की मात्रा बढ़ गई है या फिर घट रही है। जो भी सिग्नल रहते हैं वो सब इन दोनों के द्वारा भी भेजे जाते हैं। कहां पर? रिदम सेंटर को। और फिर इमीडिएटली रेमेडियल एक्शन, औपचारिक एक्शन लिया जाता है कि अगर CO2 बढ़ गई है तो रेस्पिरेटरी रिदम बढ़ा दी जाएगी, ब्रीथ बढ़ा दी जाएगी और CO2 को तुरंत एलिमिनेट किया जाएगा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। यहां पर ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम, रेस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन में ऑक्सीजन का कोई प्रभावी रोल नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आप ध्यान रखना, एग्जाम पूछी जा सकती हैं। अब देख रहे हैं डिसऑर्डर। अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कॉजिंग न्यूजिंग, कर कर खर कर की आवाज आती है सांस लेते हैं तो। क्यों होती है? ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन के कारण होती है। और इन्फ्लामेशन क्यों होती है यह ब्रोंकाइल्स में? क्योंकि कहीं धूल के कण चले जाएं, कुछ अपन को
बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, उस वजह से ये इन्फ्लेमेशन होता है जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, खरखर की आवाज आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। एक होता है एम्फाइसेमा, इज अ कोरोनिक डिसऑर्डर इन विच एलुलाई वॉल आर डैमेज, एलुलाई वॉल डैमेज हो जाती है इसमें, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज। भाई एलुलाई वॉल डिक्रीज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी सरफेस भी डिक्रीज हो जाएगी। वन ऑफ द मेजर कॉज इज दिस सिगरेट स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट की स्मोकिंग करते हैं उनमें यह डिजीज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट डिजीज होगी अस्थमा, सेकंड एम्फाइसीमा, थर्ड देख रहे हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन सर्टन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, पत्थर की कटाई घिसाई जहां पर होती है, स्टोन ब्रेकिंग, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस, और वहां पर डस्ट प्रोड्यूस होती है, that the defense mechanism of the body can't fully cope with the situation, और डिफेंस मैकेनिज्म इनके प्रति बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पर धूल के पार्टिकल ज्यादा रहेंगे और वह नासा छिद्रों के द्वारा हमारे शरीर में जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, और जब लोग बाग जो ज्यादा ही वर्क करते हैं ऐसे एरिया में उनके अंदर यहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है जो कि फाइब्रोसिस क्रिएट करता है। फाइब्रोसिस क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू के अंदर प्रोलिफरेशन को क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस। एंड थस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज, और लंग डैमेज हो जाता है, ठीक है। वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, वर्कर को मास्क पहनकर वर्क करना चाहिए इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर समाप्त हो गया। हमने चैप्टर में क्या क्या देखा? हमने चैप्टर में देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, ब्रीथिंग मैकेनिज्म, ठीक है। मसल्स के बारे में बात की, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में बात की, गैसों के एक्सचेंज के बारे में बात की, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात की, रेगुलेशन के बारे में बात की, एंड फाइनली डिसऑर्डर के बारे में बात की, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड की स्टडी करेंगे, हार्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जो अपने वॉल्यूम पढ़े थे अपन ने, पल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी कैपेसिटीज, उनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी दी जाती है, जैसे कीटो जैसे अपने एनोक्सिया किसे बोलते हैं, एनोपिया किसे बोलते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उस लिंक में आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी दी गई है। नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है कि भाई सामान्य संवर्तन को क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट डिक्रीज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं। नॉर्मल जनरल बातें हैं, उनके लिए स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया है। आप वहां से वो पेज डाउनलोड कर लेना और उन सभी टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ लेना या नोट्स बना लेना, तो आपका ये पूरा कंप्लीटली चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।